तो हम आज हमारा उसका जो एमसीक्यू है, आज हम लोग उसका एमसीक्यू यूनिट नंबर 10 का लगाएंगे। यूनिट 10 का कौन सा? यूनिट 10 का आज हम लोग लगाएंगे अपना, वो कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो 30 क्वेश्चन में हमारे हैं, तो हम सारी चीज़ें अपने क्लियर कर लेंगे, क्या चीज़ें क्या नहीं। और पेपर फर्स्ट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, पेपर फर्स्ट के लिए यूनिट नंबर 1 में जो है समसामयिक मुद्दे, उसके 50 क्वेश्चन मैं आज लेकर आऊँगा। 50 क्वेश्चन, और उसका मॉडल पेपर जा ही रहा है रोज़ एक। तो कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर सारी चीज़ें अपनी तैयारी हो जाए। यूनिट नंबर 1 का इसमें ये हमारा यूनिट नंबर टॉपिक कौन है? यूनिट यूनिट 10, इतिहास में शोध प्रविधि। इतिहास में शोध प्रविधि। शोध प्रविधि, ये टॉपिक है हमारा। ठीक। इसमें कह रहा है ऐतिहासिक शोध में बाह्य आलोचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऐतिहासिक घटना के सामाजिक और आर्थिक कारणों का पता लगाना, दस्तावेज के भौतिक स्वरूप और उसकी प्रामाणिकता की जांच करना, लेखक के वैचारिक पूर्वाग्रहों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना, ऐतिहासिक घटनाओं की तिथियों का निर्धारण करना। बताइए इसमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही है? इसमें 1 का सही है क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्यों सही है? दस्तावेज के भौतिक स्वरूप और उसकी प्रामाणिकता की जांच करना। ऐतिहासिक रिसर्च में जब कोई दस्तावेज प्राप्त होता है तो सबसे पहले बाह्य आलोचना की जाती है। की जाती है? सबसे पहले बाह्य आलोचना की जाती है। उसका इसका उद्देश्य यह सिद्ध करता है दस्तावेज जाली तो नहीं है। इसमें कागज, स्याही, लिपि और भौतिक रासायनिक परीक्षण होता है। ठीक दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऐतिहासिक शोध में आंतरिक आलोचना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक शोध में आंतरिक आलोचना जो होती है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? निम्नतर आलोचना, हेरिस्टिक आलोचना, उच्चतर आलोचना या प्रत्यक्षवाद? बताइए। अभी दोस्तों जब रिकॉर्ड में कर रहे हैं सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं अभी। ये क्लास रिकॉर्ड होगी, फिर एक क्लास और रिकॉर्ड होगी, फिर मेरी 8 बजे मुश्ताक सर के यहाँ एमसर अकेडमी में लाइव क्लास हिस्ट्री की चलेगी। आज हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। उसके लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मुझे करवाने हैं। तो सारी चीज़ें लगातार बैक टू बैक चीज़ें हैं, अपनी पढ़ाई करनी, सारी चीज़ें करनी। बताइए ऐतिहासिक शोध में आंतरिक आलोचना अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे उच्चतर आलोचना बोला जाता है। क्या इसे उच्चतर आलोचना बोला जाता है? क्यों? क्योंकि आंतरिक आलोचना को उच्चतर आलोचना भी कहा जाता है। बाह्य आलोचना से गुजरने के बाद जब शोध की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है तो आंतरिक आलोचना के माध्यम से दस्तावेज के भीतर लिखी गई सामग्री की सत्यता, लेखक की इरादे और विश्वसनीयता की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे ऐतिहासिक शोध में प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में रखा जाएगा? ऐतिहासिक शोध में क्या प्राथमिक स्रोत के रूप में रखा जाए? क्या एल बासम द्वारा लिखित पुस्तक द वंडर बाट इंडिया, रोमिला थापा द्वारा मौर्य साम्राज्य पर प्रस्तुत शोध पद, सम्राट अशोक द्वारा उत्कृत कराया गया जूनागढ़ शिलालेख, किसी आधुनिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित विश्वकोश? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये होगा आंसर सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया जूनागढ़ का शिलालेख। ठीक। प्राथमिक स्रोत वे साक्ष्य होते हैं जो सीधे सीधे उसी कालखंड में निर्मित होते हैं जिसका अध्ययन किया जा रहा है, जैसे सिक्के, शिलालेख, समकालीन डायरी, बाकी सभी विकल्प आधुनिक इतिहासकारों की व्याख्याएं, इसलिए वे द्वितीय स्रोत हैं। व्याख्याएं जो होती हैं, व्याख्याएं द्वितीय स्रोत होती हैं। क्या है? द्वितीय स्रोत। द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत में क्या चीजें आ जाती हैं? प्राथमिक स्रोत में क्या चीजें आती हैं? उसी कालखंड में निर्मित स्रोत, उसी काल खंड में निर्मित स्रोत। ठीक दोस्तों, उसी कालखंड में निर्मित स्रोतों को प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऐतिहासिक शोध में ह्यूरिस्टिक का सही अर्थ क्या है? ऐतिहासिक शोध में ह्यूरिस्टिक का सही अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक का सही अर्थ क्या है? डेटा संकलन और स्रोतों की बाह्य आलोचना की प्रक्रिया करना, स्रोतों की व्याख्या और अर्थ निर्माण, इतिहास का दार्शनिक विश्लेषण, शोध प्रबंध का अंतिम प्रकाशन। बताइए
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डेटा संकलन और स्रोतों की बाह्य आलोचना की प्रक्रिया। ये ह्यूरिस्टिक का सही अर्थ यही होगा। ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक ये हमारा है क्या? ये है ग्रीक शब्द। मान लीजिए पूछ ही लिए क्या है, ये है ग्रीक शब्द। क्या है? ग्रीक शब्द ठीक से बना है, जिसका अर्थ है क्या? ह्यूरिस्टिक में इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खोजना। इसका अर्थ है खोजना। ठीक, ह्यूरिस्टिक अर्थ क्या है? खोजना होता है। इतिहास शोध में इसका अर्थ है प्रासंगिक स्रोतों को ढूंढना, उनका बाह्य मूल्यांकन कर उनकी सत्यता स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देख रहे हैं। अपनी पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में ऐतिहासिक कल्पना हिस्टोरिकल इमेजिनेशन का महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऐतिहासिक कल्पना का महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कार्ल मार्क्स ने, कॉलिंगवुड ने, E.H. स्टार ने, लियोपोल्ड वॉन राके ने। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आर जी कॉलिंगवुड ने। कब? 1946 में। कब? 1946 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। ठीक, महान दार्शनिक और इतिहासकार थे। इन मरणोपरांत प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ हिस्ट्री में यह तर्क दिया कि इतिहास केवल भौतिक पदार्थों का नहीं बल्कि मानव विचारों का अध्ययन। उन्होंने ही ऐतिहासिक कल्पना का सिद्धांत दिया। इसमें आर.जी. कॉलिंगवुड ने ऐतिहासिक कल्पना का सिद्धांत दिया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। आर.जी. कॉलिंगवुड के इतिहास दर्शन के अनुसार एक इतिहासकार का मुख्य कार्य क्या है? आर.जी. कॉलिंगवुड महोदय जो कहते हैं इतिहास दर्शन के अनुसार एक इतिहासकार का मुख्य कार्य क्या है? केवल तिथियों और युद्धों का सांख्यिकीय संकलन, ऐतिहासिक पात्रों के विचारों और उद्देश्यों को अपने दिमाग में पुनर्जीवित करना, पुरातात्विक स्थलों में खुदाई करना, ऐतिहासिक मिथकों और किंवदंतियों का निर्माण करना। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा क्या है? ऐतिहासिक पात्रों के विचारों और उनके उद्देश्यों को अपने दिमाग में पुनर्जीवित करना। हॉलीवुड के अनुसार एक इतिहासकार केवल बाहर से घटनाओं को नहीं देख सकता, उसे अपनी कल्पना का उपयोग करके ऐतिहासिक पात्रों जैसे सीजर, नेपोलियन के दिमाग में प्रवेश करना होता है और उनकी विचार प्रक्रिया को अपने मस्तिष्क में पुनर्जीवित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7। इतिहास लेखन संदर्भ में इतिहास वैसे ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसा वास्तव में था। ठीक, यह वस्तुनिष्ठता का आदर्श किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने, हेरोडोटस ने, लियोपोल्ड वॉन राके ने या माइकल फूको ने? बताइए यह किसने दिया था? ये लियोपोल्ड वॉन राके ने ये वस्तुनिष्ठता का आदर्श प्रस्तुत किया था। जर्मन इतिहासकार। राके कहाँ के थे? ये थे जर्मन के थे। जर्मन इतिहासकार। मान लीजिए पूछ ही रहे कि राके कौन सा इतिहास है? लियोपोल्ड वॉन के 19वीं शताब्दी के इतिहास विज्ञान का दर्जा दिया। ठीक, इतिहास को इन्होंने क्या विज्ञान का दर्जा दिया? इतिहास इतिहास को क्या विज्ञान माना? ठीक, विज्ञान। इतिहास को क्या विज्ञान माना है। उनका मूल सिद्धांत जिसका अर्थ एट इट एक्चुअली हुआ, जिसका अर्थ इतिहासकार का काम केवल ये बताना है कि अतीत वास्तव में कैसा था बिना किसी पूर्वग्रह के। क्वेश्चन नंबर 8। 19वीं सदी में लियोपोल्ड वॉन राके किस ऐतिहासिक विचारधारा की को वैज्ञानिक आधार देने के श्रेय दिया जाता है? लियोपोल्ड वॉन राके को किस ऐतिहासिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार देने का श्रेय दिया जाता है? बताइए दोस्तों। ये दिया जाता है इन्हें क्या? प्रत्यक्षवाद, सकारात्मकतावाद। सकारात्मकतावाद। राके की इस वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक पद्धति को सकारात्मकता या बर्लिन क्रांति के रूप में जाना जाता है। इस विचारधारा ने ऐतिहासिक शोध में केवल प्राथमिक अभिलेख दस्तावेजी के उपयोग को अनिवार्य बना दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में सबाल्टर्न स्टडीज दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबाल्टर्न स्टडीज जो होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल ब्रिटिश वायसरायों की नीतियों का महिमामंडन करना? नहीं, ये तो गलत है। एलीट वर्ग के बजाय समाज के हाशिए पर खड़े किसानों आदिवासियों के इतिहास की मुख्य धारा में लाना। बात तो यही सही है। बाकी प्राचीन भारत राजवंशों सूचित है भारतीय अर्थों में केवल व्यापारिक इतिहास लिखना, ये सारी चीजें गलत है। यही ऑप्शन नंबर यही सही है। भारत में सबाल्टर्न स्टडी संप्रदाय की शुरुआत किस प्रख्यात इतिहासकार के नेतृत्व में हुई? इरफान हबीब, बिपिन चंद्रा, रणजीत गुहा, आर.एस. शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10। ये रणजीत गुहा महोदय हैं। भारतीय इतिहास में सबाल्टर्न धारा का प्रारंभ 1980 कब? 1980
विकसन प्रख्यात इतिहासकार रणजीत गुहा के नेतृत्व में उन्होंने सहयोगी ने किसान विद्रोह और जनजातीय संघर्षों को नई दृष्टि से इन्होंने देखना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 11, ऐतिहासिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का वास्तविक तात्पर्य क्या है? ऐतिहासिक शोध में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का वास्तविक तात्पर्य क्या है? अपने व्यक्तिगत और वैचारिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर साक्ष्यों का निष्पक्ष निरूपण करना, केवल शासक वर्ग के दृष्टिकोण को सत्य मानकर इतिहास लिखना, इतिहास को रोचक बनाने के लिए कल्पना का अत्यधिक उपयोग करना, सभी लिखित दस्तावेजों को बिना किसी जांच पड़ताल के सत्य मान लेना। बताइए वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने का वास्तविक तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, अपने व्यक्तिगत और वैचारिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर साक्ष्यों का निरूपण करना। वस्तुनिष्ठता क्या, जिसे ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं, एक आदर्श स्थिति है जहाँ शोधकर्ता अपने धर्म, जाति, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचारधारा को अपने शोध पर हावी नहीं होने देता और साक्ष्यों का तटस्थ विश्लेषण करता है। क्या? तटस्थ विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 12, इतिहास दर्शन में कारणता का अध्ययन क्यों अपरिहार्य माना जाता है? इतिहास दर्शन में कारणता का अध्ययन क्यों अपरिहार्य माना जाता है? यह केवल तिथियों को कंठस्थ करने में सहायता करता है। यह स्पष्ट करता है कि ऐतिहासिक घटना किन परिस्थितियों और कारकों के परिणाम स्वरूप घटित हुई। यह भविष्य की सटीक भविष्यवाणियां करने का एकमात्र वैज्ञानिक साधन है। यह सिद्ध करता है केवल इतिहास महापुरुषों के कार्यों का परिणाम नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है कारणता का अध्ययन क्यों अपरिहार्य माना जाता है? इसलिए अपरिहार्य माना जाता है कि यह स्पष्ट करता है कि ऐतिहासिक घटनाएं किन परिस्थितियों और कारकों के परिणाम स्वरूप घटित हुई हैं। कारणता इतिहास का दार्शनिक आधार है। कोई भी घटना शून्य से नहीं घटती। कारणता यह विश्लेषण करती है 1857 क्रांति या प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना किन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों की श्रृंखला का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 13, इतिहास एक ज्ञान है, नकम है, नानधिक का विख्यात कथन किसने दिया? जेबी ब्यूरी, ईएच का, हेरोडोटस या लॉर्ड मैकाले? ये किसने दिया? इतिहास नकम है, इतिहास विज्ञान है, नकम है, नाधिक है। ये बात कौन कह रहे हैं? ये जेबी ब्यूरी कहते हैं। कौन? जेबी ब्यूरी। 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपने उद्घाटन भाषण में जेबी ब्यूरी ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा संबंध का करते हुए कहा इतिहास विज्ञान है, नकम है, नाधिक। उन्होंने इतिहास को साहित्य कला मानने से इनकार कर दिया था। ठीक। 14, उत्तर आधुनिकतावाद ने ऐतिहासिक शोध प्रविधि पर क्या वैचारिक प्रभाव डाला? इसने इतिहास को एक कठोर प्राकृतिक विज्ञान के रूप में स्थापित कर दिया। या फिर इसने महावृत्तांतों, ग्रैंड नैरेटिव और पूर्व वस्तुनिष्ठता के दावों की चुनौती दी है। इसने प्राथमिक स्रोतों के उपयोग को शोध में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। इसने केवल राजाओं और साम्राज्यों के इतिहास को बढ़ावा दिया। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? वस्तु उत्तर आधुनिकता ने ऐतिहासिक शोध प्रविधि पर क्या वैचारिक प्रभाव डाला? ये डालते हैं क्या? इसने महावृत्तांतों और पूर्व वस्तुनिष्ठता के दावे को चुनौती दी। उत्तर आधुनिकतावाद मानते हैं कि इतिहास में कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं होता। फूको और देरिडा जैसे विचारकों ने तर्क दिया कि जैसे सत्य हम मानते हैं वो अक्सर सत्ता और शक्ति द्वारा गढ़ा गया विमर्श होता है। शानदार बात है। क्वेश्चन नंबर 15, इतिहास लेखन को तर्कसंगत आधार देने के कारण रोमन दार्शनिक सिसेरो ने किसे इतिहास का जनक कहा? सिसेरो किसे इतिहास का जनक कहता है? थ्यूसिडाइडस को, सुकरात को, हेरोडोटस को या लिवी को? ये कहते हैं किसे? हेरोडोटस को। किसे? ये इतिहासकार हेरोडोटस को उनके ग्रंथ द हिस्ट्री के कारण रोमन वक्ता सिसेरो द्वारा इतिहास का जनक कहा। उन्होंने पहली बार घटनाओं को व्यवस्थित और अन्वेषणात्मक विवरण प्रस्तुत किया। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीक इतिहास लेखन की सबसे क्रांतिकारी विशेषता क्या थी? इसने उसे पूर्ववर्ती परंपराओं से अलग किया। बताइए क्या विशेषता थी उसकी? क्या विशेषता रही है? क्या विशेषता उसकी रही? बताइए दोस्तों क्या विशेषता रही है उसकी? क्या विशेषता रही है? बताइए ग्रीक इतिहास लेखन की सबसे क्रांतिकारी विशेषता क्या थी जिसने उसे पूर्ववर्ती परंपराओं से अलग किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? इतिहास को धर्मनिरपेक्ष आधार देकर मानव कार्यों और तर्क देने के केंद्र में रखना। ठीक।
ग्रीक इतिहास लेखन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने इतिहास की व्याख्या करने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप या पौराणिक मिथकों का सहारा लेना छोड़ दिया। मानव कार्यों, राजनीति और तथा भौगोलिक कारणों को कारण माना। क्वेश्चन नंबर 17, ऐतिहासिक स्रोत की आयु और प्रामाणिकता की जांच करते समय कार्बन डेटिंग का उपयोग किस प्रकार की आलोचना प्रक्रिया का हिस्सा है? आंतरिक आलोचना का, बाह्य आलोचना का, साहित्यिक आलोचना का, दार्शनिक आलोचना का? ये है किसकी? ये है बाह्य आलोचना का। क्यों क्यों बाह्य आलोचना का है? क्योंकि जब इतिहासकार किसी पुरानी पांडुलिपि या वस्तु की कार्बन डेटिंग कराता है तो वह उसकी भौतिक आयु ज्ञात कर रहा होता है, ताकि यह पता चल सके कि स्रोत उसी काल का है या नहीं, या पूरी तरीके से बाह्य आलोचना का कार्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, कार्ल मार्क्स के इतिहास दर्शन का मुख्य आधार निम्नलिखित में क्या है? ईश्वरीय इच्छा और दैवी हस्तक्षेप, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष, महान व्यक्तियों का सिद्धांत, महायुगों पर आधारित चक्रीय समय की अवधारणा। क्या है? ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। क्यों है ये भाई? क्यों है? क्यों है? कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास किन्हीं महान राजाओं की ईश्वरीय इच्छा से नहीं होता, बल्कि समाज में उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर शोषक और शोषित वर्गों के बीच होने वाले वर्ग संघर्ष होता है। इससे वर्ग संघर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? यूरोप में पुनर्जागरण काल के इतिहास लेखन ने किस नई वैचारिक धारा को जन्म दिया? यूरोप में पुनर्जागरण काल के इतिहास लेखन ने किस नई वैचारिक धारा को जन्म दिया? चर्च का एकाधिकार और मध्ययुगीन मूल्य, मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता, प्राच्यवाद या उपयोगितावाद? बताइए। चर्च पुनर्जागरण काल के इतिहास में किस नई वैचारिक धारा को जन्म दिया? ये दिया गया मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता से, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, इतिहास में किसी द्वितीयक स्रोत का उपयोग करते समय सबसे मुख्य संभावित दोष क्या हो सकता है? द्वितीयक स्रोत का जब इतिहास में उपयोग होता है तो संभावित दोष निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यह भौतिक रूप से हमेशा जाली होता है, इसकी भाषा हमेशा प्राचीन अपठनीय होती है, इसमें प्राथमिक सूचना का लेखक अपना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और आख्यात्मक त्रुटि शामिल हो सकती है, द्वितीयक स्रोत का प्रकाशन कभी संभव नहीं होता। बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा इसमें प्राथमिक सूचना के साथ लेखक अपना व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और व्याख्यात्मक त्रुटि शामिल हो सकती है। क्या? व्याख्यात्मक प्रतिनिधि फिर जैसे कोई आधुनिक इतिहास की किताब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राथमिक साक्ष्यों के अध्ययन पर आधारित होते हैं, अतः उस इतिहासकार की अपनी राजनीतिक या वैचारिक सोच उन तथ्यों की व्याख्या में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, ज्ञान और सत्ता के विमर्श का विश्लेषण करने वाले माइकल फोको का संबंध किस इतिहास दर्शन से? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। शास्त्रीय मार्क्सवाद, उत्तर आधुनिकतावाद, सकारात्मकतावाद या उपयोगितावाद? माइकल फोको किससे रिलेटेड है? माइकल फोको रिलेटेड है उत्तर आधुनिकतावाद से। किससे रिलेटेड है? उत्तर आधुनिकतावाद से। माइकल फोको कहाँ के हैं? ये हैं फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के हैं। उत्तर आधुनिकतावाद प्रमुख ये इतिहासकार, उन्होंने पागलपन, चिकित्सा और जेलों के इतिहास का अध्ययन कर यह दर्शाया कि ज्ञान हमेशा सत्ता से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? ज्ञान हमेशा सत्ता से जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास के विकास को समझाने के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली मुख्य रूप किसके द्वारा विकसित की, जिसका मार्क्स ने भौतिकवादी रूपांतरण किया? ये तो सीधा सीधा क्या है, ये W.F. हीगल द्वारा। बहुत आसान। ये भी जर्मनी के हैं। ठीक। जर्मन दार्शनिक हीगल ने क्या विचारों के विकास के लिए क्या द्वंद्वात्मक का सिद्धांत है, जिसमें एक विचार और उसके विरोधी विचार के टकराव से नया विचार जन्म होता है। मार्क्स ने हीगल के इस वैचारिक द्वंद्ववाद को भौतिकवाद में बदल दिया। ठीक। आते क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय साहित्य और दर्शन में समय की अवधारणा मुख्य रूप से किस प्रकार की थी? रैखिक है, चक्रीय है, महायुग की अवधारणा, स्थिर अपरिवर्तनीय, पूर्णतः भौतिकवादी? ये पाई जाती है क्या? महायुग, चक्रीय महायुग की अवधारणा। पश्चिम के समय एक सीधी रेखा में चलता है, सृष्टि से प्रगत है, लेकिन प्राचीन भारतीय के अंदर क्या पुराणों के समय एक चक्र से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग रूप में बार बार रूप से घूमता है। क्वेश्चन नंबर 24, ऐतिहासिक शोध प्रक्रिया में परिकल्पना के मुख्य हाइपोथेसिस जो होता है उसका मुख्य उसमें मुख्य कार्य क्या होता है? यह शोध प्रबंध अंतिम अपरिवर्तनीय निष्कर्ष है, यह शोध को दिशा प्रदान करने वाली एक तार्किक प्रारंभिक धारणा है जिसके आधार पर शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण करता है, यह ग्रंथ सूची तैयार करने की विधि है, यह प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को अलग करने की प्रक्रिया है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का हाइपोथेसिस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसमें यह होता है, यह शोध को दिशा प्रदान करने में कार्य की प्रारंभिक धारणा है जिसके आधार पर शोधकर्ता डेटा का विश्लेषण करता है। ठीक।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। आधुनिक काल में क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन का महत्व क्यों बढ़ गया? आधुनिक काल में क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन का महत्व क्यों बढ़ गया है? क्योंकि व्यापक राष्ट्रीय आख्यानों में अक्सर एक सोच में स्थानीय विशिष्टताओं और विविधताओं की उपेक्षा हो जाती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझने में मदद करता है। क्योंकि यह प्राचीन लिपियों जैसे ब्राह्मी को पढ़ने का एकमात्र तरीका है। क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि व्यापक राष्ट्रीय आख्यानों में अक्सर सूक्ष्म स्थानीय विशेषताओं और विविधताओं की उपेक्षा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26। सभ्यताएं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, फिर नष्ट होकर उसी चक्र को दोहराती हैं। ओसवाल्ड स्पिगनर का यह विचार समय की अवधारणा से मेल खाता है। चक्रीय अवधारणा से, रैखिक विकासवादी अवधारणा से, उत्तर आधुनिक विखंडन से या वैज्ञानिक समाजवाद से। ये इनकी चक्रीय अवधारणा से ये मेल खाता है। ठीक, इनकी ओसवाल्ड स्पेगलर ने द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में और अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी में स्थापित की सभ्यताएं जीव की तरह जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, फिर मर जाती हैं। यह इतिहास की क्या चक्रीय अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 27। इतिहास को मात्र कला न मानकर समाज विज्ञान की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? बताइए। क्योंकि यह भौतिकी के समान प्रयोगशाला में प्रयोग होता है। क्योंकि यह मानव समाज उसकी संस्थाओं मानवीय व्यवहार के क्रम विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। क्योंकि यह भविष्य की 100% सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। क्योंकि यह विशुद्ध रूप से भूविज्ञान का अंग है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर इतिहास को मात्र कला न मानकर समाज विज्ञान की व्यापक श्रेणी में रखा है। क्योंकि यह मानव समाज उसकी संस्थाओं मानवीय व्यवहार के क्रमिक विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 क्या कह रहा है? किसी ऐतिहासिक दस्तावेज की जांच करते समय यदि उसमें ऐसे उपकरणों या शब्दों का उल्लेख मिलता है जो उस कालखंड में अस्तित्व में थे ही नहीं, कालदोष या किस आलोचना के दौरान पकड़ा जाता है? बाह्य आलोचना, आंतरिक आलोचना, दार्शनिक आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना। बताइए ये किसमें अंतर्गत आता है? ये बाह्य आलोचना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बाह्य आलोचना। कालदोष का अर्थ है समय का बेमेल होना। उदाहरण के लिए 13वीं सदी की किसी तथ्य कबीले में बंदूक या रेलवे का जिक्र हो तो यह बाह्य आलोचना के स्तर पर जारी घोषित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। सबाल्टर्न शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस इताली मार्क्सवादी विचारक ने किया जिसका वैचारिक नींव पर बाद में भारतीय सबाल्टर्न इतिहास लेकर खड़ा हुआ? कार्ल मार्क्स ने, एंटोनियो ग्राम्सी ने, एरिक हॉबसबॉम ने, ईपी थॉमसन ने। ये किसने किया? ये किया था एंटोनियो ग्राम्सी ने। इतालवी दार्शनिक एंटोनियो ग्राम्सी ने अपनी प्रिजन नोटबुक शासक वर्ग में आधिपत्य के बाहर रहने वाले मजदूर और कृषक वर्गों के लिए सबाल्टर्न अधीनस्थ शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 30। शोध नैतिकता का अंतर जब इतिहासकार अपने शोध कार्य में किसी अन्य विद्वान के विचारों, शब्दों या निष्कर्षों को बिना उचित संदर्भ लिए अपने मौलिक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है तो इस कृत्य को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक व्याख्या, साहित्य चोरी या बौद्धिक बेईमानी, दृष्टि प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक संश्लेषण। बताइए क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है क्या? साहित्यिक चोरी और बौद्धिक बेईमानी। क्यों? क्योंकि रिसर्च पद्धति में एक गंभीर नैतिक अपराध है। यदि कोई रिसर्चर किसी अन्य पुस्तक, लेख या शोध प्रबंध के पैराग्राफ बिना उद्धरण दिए अपने नाम से प्रकाशित करा दो तो इसे साहित्य चोरी कहा जाता है। क्या? साहित्य चोरी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार हमारा 30 क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। हमारा यूनिट नंबर प्राचीन इतिहास का जो सब्जेक्ट वाला है वो कंप्लीट होता है। अब कोशिश करते हैं फिर से। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे 10 यूनिट एक एक यूनिट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ें उसमें 50-50 क्वेश्चन कि 10 दिनों में 500 क्वेश्चन मैं लगवा दूँ, सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नए। अब वीडियो आज मैं पूरा सेट करता हूँ, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं। ठीक दोस्तों।